पानी 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 पानी। अरे का कर दिन के नहीं बा, इतना प्यास लागल हो तो घर से भर पेट पी के आतले, ई पानी पानी करके काले मोरा थिन रे। चुप कीजिए, खाली आकर टोन कसते रहते हैं हमने ऊपर हैं। अब हमको पानी उनी प्यास नहीं लगल है हैं? तो प्यासल दिख रहे हैं का आपको हैं? अरे भैया हम अब ऐसा मौसम में हम पानी वाला गीत गा रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब आप ही बतलाइए किशन भैया, ऐसा मौसम में कितना मजा आ रहा है किसान भाई लोग के लिए। एकदम ऐसा मौसम तो मत बोलिए। हाँ 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 हाँ, तो ठीक कहले, पानी कर मौसम में धान फसल बहुत बढ़िया होला। तब लेकिन अब लेकिन का किशन दा? अरे लेकिन कन्हाय, ई धान फसल में कीट नियंत्रण के बारे में हमके ना किसान भाई बहन मन के कोई जानकारी न खो। अब जानकारी नहीं है तो अब दीदी है ना किशन भैया, अब आएगी तो पूछ लेंगे उससे। तो क्या जानकारी न खो? अब हमको दीदी आ गई। दीदी जहर दीदी, जहर दीदी। जोहार। अरे बताइए कैसी चल रही है आप लोगों की किसानी? बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, और कैसा चल रहा है आप लोगों का? ये सब तो वैसे है, मकीन का हमके एगो जानकारी चाहिए दीदी। अच्छा हाँ ठीक है, जानकारी किस बारे में? दीदी, ई धान फसल के बारे में जानकारी चाहिए हमके। ठीक है, इसकी जानकारी देंगे, लेकिन पहले कार्यक्रम तो शुरू कर ले। हाँ दीदी। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। तो आओ सबसे पहले देखा थी कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में चलाई जा रही है पशुओं के स्वास्थ्य संबंधी योजना। पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान में निशुल्क करा सकते हैं पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच। निकाई गुड़ाई के लिए उत्तम कृषि यंत्र है डच हो। राज्य के पशुपालकों के लिए केंद्र प्रायोजित और राज्य प्रायोजित कई प्रकार की लाभकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जिनमें से एक है पशुओं के निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं मुफ्त या अनुदानित दर पर दवा वितरण की योजना। राज्य के पशुपालक अपने पशुओं की स्वास्थ्य जांच अपने क्षेत्र के पशु स्वास्थ्य केंद्र में कराकर अनुदानित दर पर दवाएं लेकर इन योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं। झारखंड सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा भी पशुपालकों के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें किसान भाइयों को उनके नज़दीक का जो भी प्रखंड है या जिस प्रखंड में उनका गांव आता है, उस प्रखंड के पशु चिकित्सालय में भी कई विभिन्न प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं किसान भाइयों के लिए, जो सरकार की तरफ से उनको अनुदान भी उपलब्ध हैं। बात पशुओं के स्वास्थ्य की चल रही हो तो इसी से संबंधित एक सूचना पशुपालकों को दे दी जाए कि राजधानी रांची के कांके स्थित पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के सामान्य रोग शाखा में पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध का निशुल्क जांच किया जाता है। पशुपालक अपने पशुओं के खून, गोबर, मूत्र और दूध की जांच कराकर पशुओं के बीमारी की सटीक जानकारी लेकर उनका उचित इलाज करा सकते हैं। वर्तमान समय में राज्य के किसान अपने टाण खेतों में दलहनी फसलों की बुआई कर सकते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से अरहर, उड़द और मूंग लगा सकते हैं। यदि आप अरहर की फसल लगाना चाहते हैं तो बेहतर उपज के लिए कौन से प्रभेदों का चयन करें, बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। उपास 120, पूसा 992, आशा और बहार ये अरहर के उन्नत प्रभेद हैं। ये प्रभेद मिश्रित खेती के लिए उपयुक्त होती हैं तथा टाण खेत में लगाने योग्य होती हैं। इन प्रभेदों की बुआई कर एवं उचित कृषि कार्यों को करके 20 से 25 क्विंटल अरहर की उपज पाई जा सकती है। किसान भाइयों, दलहनी फसलें अभी लगाई जा सकती हैं टाण में। ऊपरी जमीन में जो फसलों के नाम हैं वो राहड़ हो सकते हैं, उड़द, मूंग हो सकते हैं। अगर आप राहड़ की बात करें तो राहड़ में जल्दी तैयार होने वाली किस्में उपास 120, पूसा 992, मध्यम अवधि की किस्में आप आशा लगा सकते हैं, बिरसा अरहर 1 लगा सकते हैं। जो लंबी अवधि की किस्में हैं उसमें बहार या NDA 1 लगा सकते हैं।
जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी है और यदि उसके पौधों में तना मुरझाया हुआ दिखे तो उसे तोड़कर देखें। यदि उसमें लाल रंग के पिल्लू दिखाई देते हैं तो ये तना छेदक कीट है। यदि इनका समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो फसल को काफी नुकसान होता है। इस तना छेदक और फल छेदक कीटों से फसल को कैसे बचाया जाए, आइए जानते हैं कृषि विशेषज्ञ से। किसान भाई देखेंगे जो हमारा बैंगन का पौधा है तो ऊपर से तना उसका मुरझाया हुआ दिखाई देगा और उस मुरझाए हुए भाग को अगर किसान भाई तोड़ कर देखेगा तो उसमें लाल कलर की एक पिल्लू दिखाई देगा। तो ये पहचान है तना भेदक की। तो इससे बचाने के लिए मैं किसान भाई को सलाह दूंगा कि सबसे पहले पौधे के नीचे जो घास है उसको साफ कर दें। उसके बाद प्रति पौधा 10 से 15 ग्राम रीजेंट या फोरेट लें या कार्बोफ्यूरॉन लें, उसके दाने पौधे की जड़ में डालें। उसके पश्चात आप नीम ऑयल या DDBP या मोनोक्रोटोफास का पहला छिड़काव करें और हर 15 दिन बाद दानेदार दवा का आप लोग प्रयोग करते रहें। कृषि उपकरण कृषि कार्यों में किसान की मदद कर खेतीबाड़ी को आसान बनाता है। कृषि उपकरणों की श्रृंखला में एक नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो निकाई गुड़ाई के कार्य के लिए है, परंतु इससे और भी काम लिए जा सकते हैं। इस उपकरण का नाम है डच हो। ये उपकरण वैसे तो फसलों में निकाई गुड़ाई के काम को आसान करता है, लेकिन इस उपकरण द्वारा खेत में नाली और मेड़ भी बनाया जा सकता है। एक दिन में लगभग 15 डिसमिल खेत में लगे फसलों की निकाई करने में सक्षम इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। कृषि समाचार में अब बारी है सफल किसान से मिलने की। तो आइए मिलते हैं एक सफल किसान से और जानते हैं सफलता की मंजिल इन्होंने कैसे पाई। ये किसान अपने क्षेत्र में सब्जियों की बेहतर खेती के लिए जाने जाते हैं। सफल सब्जी उत्पादन के बारे में पूछने पर ये बताते हैं कि कृषि की वैज्ञानिक पद्धतियां इसके लिए बहुत सहयोगी हैं। सब्जियों की खेती वैज्ञानिक विधियों द्वारा करने पर उपज में बढ़ोतरी के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण फसल भी प्राप्त होती है। अधिक से बढ़वा इन साल हम फसल लगाला छिए और उपज लेबे और अधिक फायदा क्रम उपज में हमरा हते। बढ़वा करला छिए, मक्के लगाला छिए, धान के खेती करे छिए, साग सब्जी करे छिए। फायदा होवे छे साग में, कद्दू में, धान में, बढ़वा में नया तरीका से लगाला छिए हम फसल। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की प्रमुख खाद्यान्न मंडियां हल्के उतार चढ़ाव के साथ सामान्य रहीं, परंतु दलहनी अनाज अपने बढ़े हुए मूल्यों पर कायम है। आने वाले दिनों में इनमें फिलहाल बहुत बदलाव की स्थिति नहीं बन रही है। उधर सब्जी मंडियों में हरी सब्जियों के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज बिके कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रही। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपये से लेकर अधिकतम 2200 रुपये। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपये से लेकर अधिकतम 2500 रुपये। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपये से लेकर अधिकतम 1800 रुपये। दाल अरहर न्यूनतम 7200 रुपये से लेकर अधिकतम 9400 रुपये। दाल मसूर न्यूनतम 4900 रुपये से लेकर अधिकतम 6400 रुपये। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपये से लेकर अधिकतम 4900 रुपये। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपये से लेकर अधिकतम 9400 रुपये। आलू न्यूनतम 800 रुपये से लेकर अधिकतम 1050 रुपये और प्याज न्यूनतम 2100 रुपये से लेकर अधिकतम 2700 रुपये प्रति क्विंटल रहा।
कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ तो किसान भैया, आप क्या पूछना चाह रहे थे? दीदी हम ये जाने चाहती नहीं हाँ। कि बरसात के मौसम में पानी खूब बढ़िया हुई और इकर से धान फसल भी खूब बेस हुई है नहीं। मकिल का है कि धान फसल में कीट नियंत्रण कैसे करब? काल के कीट नियंत्रण नहीं करब न दीदी तो धान फसल के कीट मन खा जाए ना, बर्बाद कर दो ना फसल के, और हमें किसान भाई बहन के बहुत नुकसान हुएला दीदी। एकदम सही किसनदा। बहुत खूब, ये तो बहुत ही अच्छा विषय है। ये तो हमारे किसान भाई बहनों के लिए भी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर पैदावार अच्छी हो और फसल में कीट लग जाए तब तो पूरा का पूरा फसल ही बर्बाद हो जाता है। बहुत नुकसान हुआ दीदी, नुकसान भी होते हैं, मेहनत भी तो बेकार चला जाता है दीदी। बिल्कुल। इससे बचने के लिए हमारे पास बहुत सारे तरीके भी हैं। अरे दीदी तो वो तरीका जल्दी से हम लोग को बतलाइए, हमारे किसान भाई भी तो इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल, इसका नियंत्रण हम कैसे करें, इसकी जानकारी के लिए हम चलते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार साथी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी नरेश पौराणिक। खाद्यान्न फसलों में धान का स्थान काफ़ी महत्वपूर्ण है। धान हमारे झारखंड प्रदेश की मुख्य फसल है। झारखंड के कुल 72 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से मात्र 15 लाख हेक्टेयर में धान की खेती की जाती है। हमारे झारखंड में धान की उपज राष्ट्रीय उपज की तुलना में काफ़ी कम है। इसके प्रमुख कारणों में से एक महत्वपूर्ण कारण है धान में लगने वाले हानिकारक कीट, जो फसल को अत्यधिक क्षति एवं हानि पहुंचाते हैं। धान की बुआई से लेकर रोपाई एवं कटाई की अवस्था तक अनेकों प्रकार के कीड़े धान की फसल को क्षतिग्रस्त करते हैं। सामान्यतः अगस्त के मध्य से लेकर सितंबर एवं अक्टूबर महीने में कीटों के आक्रमण की समस्या खरीफ धान में सर्वाधिक होती है। धान में लगने वाले प्रमुख कीट हैं कटुआ कीट, इसे सैनिक कीट भी कहते हैं, तना छेदक, पत्र लपेटक, बभनी, हिस्पा, हरा भूरा एवं सफ़ेद मधुआ, दहिया कीट, बाकी, टिड्डे, काला रोएदार पिल्लू एवं साढ़ा कीट इत्यादि। इन कीटों को पहचान कर इनके नियंत्रण के उपाय करने चाहिए। कटुआ कीट एवं दीमक के नियंत्रण के लिए क्लोरपॉरीफॉस 20 EC का 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर पौधों की जड़ों में भरपूर छिड़काव करना चाहिए तथा भरपूर सिंचाई द्वारा भी इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। इस प्रकार तना छेदक, पत्र लपेटक, बबनी एवं बाकी कीटों के नियंत्रण के लिए रोपाई के 15 से 25 दिनों बाद खेत में 5 सेंटीमीटर खड़ी पानी में अनुशंसित दानेदार कीटनाशी को बिखेर देना चाहिए। कार्बोफ्यूरान 3G 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर या फोरेट 10G 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। टिड्डे एवं पिल्लू के नियंत्रण के लिए डाइक्लोरभास, नुआन इत्यादि दवाओं का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार सही कीटों को पहचान कर उचित दवाओं द्वारा इसका नियंत्रण करना चाहिए। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज आई हुई है कृषि विज्ञान केंद्र जगन्नाथपुर, पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा में। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के कृषि वैज्ञानिक है डॉक्टर संजय कुमार साथी। आज हम इनसे बातचीत करेंगे कि धान में लगने वाले कीट, उसके
और उसके नियंत्रण के बारे में। तो आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हमारे किसान भाई खेतों में धान लगा देते हैं, धान की फसल लगा देते हैं, तो उस पर कीट लगती है, तो वो कौन कौन से कीट लगते हैं और उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे हमारे किसान भाई कि ये कीट लग गया है? किसान भाइयों, धान में बहुत सारे कीट लगते हैं, लेकिन हमारे पश्चिम सिंहभूम जिला में मुख्य रूप से आपका तना छेदक कीट, बकिया कीट, गंधी कीट, साढ़ा कीट, ये सब कीट लगते हैं, जिससे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। तो इसके लिए किसान भाई प्रत्येक कीट के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लें, उनका लक्षण का पहचानने सकें, तो जिससे आप सही दवा का सही समय में छिड़काव करेंगे तो आपका जो लॉस होता है धान के उपज में वो नहीं होगा। तो जैसे आपका सबसे पहले तो आपका तना छेदक कीट का जब बिचड़ा तैयार करते हैं उस समय ही इस कीट का भ्रमण शुरू हो जाता है। लगभग जब आपका बिचड़ा तैयार हो रहा है उसके पत्ती के नीचे ही अंडा देना शुरू कर देता है। तो यदि देसी मेथड से करते हैं, जैसे आपका श्री विधि में आपका 8 से 12 दिन का होता है जी, उसमें आपका अंडा दे नहीं पाता है, लेकिन यदि आप देसी मेथड में करते हैं, माने आपका बिचड़ा 20 से 25 दिन 30 दिन का हो जाता है, तो उसमें आपका तना छेदक कीट अंडा दे देती है। तो इसलिए आप पत्ती के ऊपरी हिस्सा को काट दें, जिससे उसका अंडा वाला भाग निकल जाएगा और उसका रोपाई करेंगे तो तना छेदक कीट का नियंत्रण हो जाएगा। दूसरा बात, इसमें तना छेदक कीट का लक्षण है कि जैसे आपका तना के छेद कर देता है, उसको आप उखाड़ते हैं तो आप एकदम दीमक जैसे काटता है उसी तरह आराम से निकल जाता है। तो इसलिए इस लक्षण में आप ऐसा हो जाता है और ऊपर वाला पत्ता सूख जाता है। तो इस स्थिति में आप जब आपके खेत में लक्षण आ जाए, पौधा में जितना खेत है उसके 10% में भी, तो आप तुरंत दवा का छिड़काव कर दें। इसमें जैसे दवा है आपका साइपरमेथ्रिन का भी छिड़काव कर सकते हैं, 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं, इससे भी नियंत्रण होगा। दूसरा ट्राइजोफॉस करके दवा आता है, ये भी 1.5 ml प्रति लीटर की दर से प्रति लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें 10 दिन के अंतर पर 2 बार, तो इससे भी आपका नियंत्रण हो जाएगा। आपने बताया था एक गांधी कीट लगती है, उसके लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये गांधी कीट है हमारे किसान भाई? गांधी कीट जैसे आपका धान में जब दूध भरने लगता है उसी समय ये कीट आती है और रस चूसने के लिए आती है। जैसे गांधी कीट आती है तो उसका दूध जो है उसको खाने के आती है। तब गांधी कीट से एक दूसरा लक्षण ये है कि आप खेत में जाएंगे तो खटमल के जैसा गंध होता है मारने पर, उसी तरह गंध भी आता है। दूसरा, जब आपका धान जो है उसका दाना एक एक बाली में 2-4 को सूख जाता है, रस चूसती है एक दाना में, एक बाली में, फिर दूसरा बाली जाती है, फिर उसमें रस चूसती है, इसी तरह जाती है। तो बाली में आप 2-3-4 जो दाना है वो सूखा पा मिलता है। तो ये सारे चीज़ लक्षण जो आप जान के हो जाएगा तो आप तुरंत इसका ये कीजिए। इसके लिए पहला तो आप टायर जला के आप इसको बीचों बीच में खेत में टांग शाम के समय 7 से 8 बजे के बीच टायर जलाएं, तो उससे भी कीड़ा आकर्षित होकर उसमें मरती है। दूसरा, इसमें एक क्विनलफॉस का डस्ट आता है 1.5%, धूल बोलते हैं उसको, इसको 10 किलो प्रति एकड़ की दर से भुरकाव कर दे सुबह में एकदम जब शीत रहेगा तब, तो इससे भी इसका नियंत्रण हो जाता है। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आए और हमारे किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है, अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर
विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दीदी, अब वो जो महत्वपूर्ण जानकारी की बात की आपने दीदी, वो क्या है दीदी, बतलाइए ना। हाँ, वो महत्वपूर्ण जानकारी है फार्मर फील्ड स्कूल के बारे में। का बोले दीदी, कौन फील्ड, मगर अच्छा ये होवेला का है के दीदी? फार्मर फील्ड स्कूल का मतलब है किसान प्रक्षेत्र स्कूल। किसान प्रक्षेत्र स्कूल, बुझले ना? इकर जानकारी दिवा दीदी ठीक से तनी। ये जानकारी तो आपको सच में ये विशेषज्ञ ही बता सकते हैं। जी। तो चलिए अपने विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सिंह के पास चलते हैं और इसकी विस्तार से जानकारी लेते हैं, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसावां में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहीं के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर किरण सिंह। ये हमें जानकारी देंगी कि फार्मर फील्ड स्कूल क्या है, या यूँ कहें कि किसान प्रक्षेत्र विद्यालय क्या है। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैडम, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि ये फार्मर फील्ड स्कूल है क्या? फार्मर्स फील्ड स्कूल सही मायने में किसानों को तकनीकी विकास के मुख्य धारा में लाने का एक फोरम है, एक मंच है। और इसको अगर हम तकनीकी भाषा में बोलें तो ये कृषि प्रसार के तकनीकी तरीके का एक प्रकार है, जिसके द्वारा हम किसानों के समस्या आधारित तकनीकी का विकास करते हैं, जिसमें उनकी समस्याएं, उनका सॉल्यूशन और उन सॉल्यूशन को खेतों में उतारने में जो भी उनकी परेशानियां होती है, उस परेशानियों को वो कैसे निपटेंगे, या यूं कहें कि किसान खुद से अपने लिए तकनीक का चयन करते हैं, जिसमें उनकी पूरी सहभागिता होती है और उस सहभागिता में उनकी समस्याएं भी आती है, उनके अपनी आकांक्षाएं भी आती है, उनके अपना प्रेफरेंस जो होता है तकनीकी के लिए, इनपुट के लिए, और दूसरे जो कृषि प्रसार के जो दूसरे घटक है, दूसरे अवयव हैं, उनका अपना एक सहभागिता होता है। और आज अभी जब बहुत सारे कृषि विकास के, कृषि प्रसार के परिदृश्य बदले हैं और हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे अंतिम विकास के जो अंतिम पायदान पे हैं, जो प्रथम व्यक्ति हैं किसान, उनको हम शामिल करें। उनको हम शामिल सिर्फ उनको एक लाभुक के रूप में ना करें, बल्कि हम उनको शामिल इस तरह से करें कि तकनीकी को वो ओन करें, तकनीकी के साथ उनका एक बिलोंगिंगनेस हो, ताकि वो उस तकनीक को पूरी तरह अपने खेतों में उतार पाएँ। और उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप और हम मिल के किसानों के यहाँ जब जाते हैं तो उनके जो अपना खेती का जो तंत्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो उनके खेती को से संबंधित उनके जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी जो उपलब्ध संसाधन है, उनमें जो अनुकूल तकनीक हो उसका हम चयन कर पाएँ। और उसी दिशा में फार्मर्स फील्ड स्कूल एक बहुत अच्छी इस दिशा में काम कर रहा है। और अभी जो कृषि रिफॉर्म्स जो चल रहे हैं, प्रसार की जो नई गतिविधियां चल रही है, प्रसार के जो नए आयाम आए हैं विभागीय स्तर पे और गैर विभागीय स्तर पर भी, और इसमें किसानों की सहभागिता को लेने के लिए, तकनीकी आकलन के लिए, उनका विश्लेषण के लिए, तकनीकी का वैलिडेशन के लिए, उनकी रिफाइनमेंट के लिए किसानों की सहभागिता ली गई है, और जिसमें किसान प्रक्षेत्र विद्यालय या फार्मर्स फील्ड स्कूल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। किसानों को वैज्ञानिक तरीके से या आधुनिक तरीके से लैस करना, यही आप फार्मर्स फील्ड स्कूल में सिखाती हैं? ये फार्मर्स फील्ड स्कूल में किसान की जो सोच है वो कैसे वैज्ञानिक स्तर पे आ पाए, और उनके साथ मिलके वैज्ञानिक और दूसरे जो प्रसार कार्यकर्ता हैं वो मिलकर कैसे तय करें कि उनके लिए कौन सा तकनीक अनुकूल होगा। और इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, बहुत सारे चरणबद्ध तरीके से ये स्कूल चलता है, और जिसका मुख्य उद्देश्य होता है कि बीज से बीज तक की तकनीक को हम किसानों के साथ प्रशिक्षण के माध्यम से, शोध के माध्यम से, प्रसार गतिविधियों के माध्यम से ले जाएं, ताकि उनको एक फसल के बारे में एक कंप्लीट, एक पूरी जानकारी हो और वो उस फसल का पूरे तरह से उस तकनीक के बारे में जान पाएं और अपने खेतों में करें।
आप जब ये फार्मर्स फील्ड स्कूल है, इसमें कैसे किसानों को चयन करती हैं और किसान कैसे आपके स्कूल तक आते हैं? ये फार्मर्स फील्ड स्कूल की जो गतिविधियां हैं उसमें जो पहला कार्य होता है वो प्रसार कार्यकर्ता का, जो उस फार्मर्स फील्ड स्कूल को फैसिलिटेट कर रहा है या फिर जो वैज्ञानिक उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो पहला काम होता है कि आप जो किसानों के जो आर्थिक तंत्र हैं, कृषि आर्थिक तंत्र हैं, पहले हम उनकी व्याख्या करते हैं, उनकी पहचान करते हैं कि उनमें क्या क्या कौन कौन से अवयव हैं, कौन कौन सी एंटरप्राइज हैं, उनकी व्यवस्था क्या है, उनका आपस में रिलेशन क्या है, उनका एक ट्रेंड क्या है, उस ट्रेंड पे आधारित उनकी समस्याएं क्या है, और उन समस्याओं का एक प्राथमिकीकरण भी होता है किसानों के साथ, और तब उस पे किसान जो हैं उसका सॉल्यूशन किसानों के तरफ से भी आता है, और जो प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो उस समस्याओं की एक गहरी सोच पैदा कर पाएँ और समस्याओं का एक गहरी समझ हो, ताकि वो उसके लिए जो सॉल्यूशन, जो निजात पाना चाहते हैं, वो एक बढ़िया और कारगर रूप में उभर पाए। इसके बाद जो दूसरे कार्य हैं इस तरीके में, वो ये है कि उस स्कूल का संचालन, उस स्कूल के संचालन के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम एक ग्रुप का चयन करें। वो ग्रुप वहाँ के जो होमोजेनस ग्रुप हैं, अगर पहले से वहाँ पे कोई CIG या FIG फार्मर्स इंटरेस्ट ग्रुप का कार्य कर रहा है, या फिर कुछ SAG के मेंबर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, तो किसान क्लब हो, सबसे अच्छा है, बेहतर है कि किसान क्लब जो पहले से कार्यरत हैं उनके बीच में अगर होमोजेनिटी है तो हम उनको एक किसान प्रक्षेत्र विद्यालय के अंतर्गत ला सकते हैं। उनका चयन इस तरह से करना चाहिए। और दूसरा होता है कि उनमें सबसे पहले एक मास्टर ट्रेनर का आप चुनाव करें और उस मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण की व्यवस्था करें। प्रशिक्षण की जो विषय होते हैं जनरली वो होता है कि समूह संचालन कैसे हो, एक लीडरशिप क्वालिटी उनमें कैसे आए। तीसरा होता है कि वो कृषि तंत्र का जो विश्लेषण के जो अलग अलग टूल्स हैं, जो PRA के टूल्स हैं, PRA के टूल्स में बहुत सारे रैंकिंग है, उनकी मैट्रिक्स बनाना, उनको चित्र द्वारा प्रदर्शित करना, तो वो सभी उनको आ पाए, उस टूल का वो उपयोग कर पाएँ। और ये सभी प्रशिक्षण विषयों में शामिल करके हम मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग देते हैं। और मास्टर ट्रेनर्स जब चुनाव हो जाते हैं, जो चुन लिए जाते हैं, तो फसल आधारित ये फार्मर्स फील्ड स्कूल चलता है। मान लीजिए कि हम धान पे कर रहे हैं, तो धान की बुआई के पहले से ये फार्मर्स फील्ड स्कूल वहाँ संचालित होगा किसी गांव में, और जो कि धान के कटने के बाद उसकी पोस्ट हार्वेस्ट जो भी गतिविधियाँ, उन गतिविधियों तक ये शामिल रहेगा। तीसरा जो इसमें जो पर डे या बोले साप्ताहिक कहीं कहीं पे 15 दिनों पे वो सत्र आयोजित किया जाता है। और वो सत्र जो होता है मुख्यतः कृषि तंत्र का विश्लेषण होता है, जिसमें डिफरेंट अलग अलग टूल के माध्यम से किसान खुद ही उसका विश्लेषण करते हैं, उसका सॉल्यूशन देते हैं और उसका एक प्रेजेंटेशन भी करवाते हैं हम। वो प्रेजेंटेशन किसानों के बीच में होता है ताकि जो लोग किसान स्कूल में नहीं हैं उनकी भी बातें उस सॉल्यूशन में आ पाएँ, उसके उपाय में आ पाएँ। और जब ये सत्र पूरे सीजन चलने के बाद तब एक प्राथमिकीकरण के दौर में ये तकनीक उभर के आती है, समस्याएं उभर कर आती हैं और जो अगले सत्र के संचालन के लिए भी कारगर होती हैं और दूसरा तकनीकी के उपयोग के लिए भी कारगर होती हैं। किरण जी ने कितनी अच्छी जानकारी दी फार्मर स्कूल के बारे में, और फार्मर स्कूल कितना कारगर है आपके लिए। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, आधुनिक तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कृषि विज्ञान केंद्र सरायकेला खरसावां के कार्यक्रम समन्वयक से संपर्क कर सकते हैं और इसके साथ फार्मर स्कूल में आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना खेती को आधुनिक कर सकते हैं। मैडम, आप हमारे कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।